अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 6 मई 2026 है, बुध का दिन है। देखिए, डिग्री तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की और लॉ की ली हुई है बरतानिया से और अमेरिका से, लेकिन जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से मैंने बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं और जो नतीजे निकल रहे हैं चीज़ों के, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई नजूम की भी डिग्री ली हुई है और मुझे एक जियो स्ट्रेटिजिक नजूमी की जो कंसल्टेंसी है वो शुरू कर देनी चाहिए वाशिंगटन के अंदर। बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो मैं अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में आपको बताता रहा हूँ, चीज़ें बिल्कुल हूबहू उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। पहली जो सेट ऑफ प्रोडिक्शंस हैं, जो मैंने आपको कम से कम 3 दफ़ा पिछले 3 दिन में कहा कि हो सकता है कि 2-3 दिन में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान की उनको ज़रूरत पड़ जाए, जब वो फंस जाएंगे एक बार फिर बहरा हुर्मुज़ में, आबनाए हुर्मुज़ के अंदर। और एग्जैक्टली वही हुआ है। अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपनी इस सच्चाई का, ट्रूथ का उन्होंने डिस्क्लोजर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उनका नया ऑपरेशन था, ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, उसे वो सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने और चंद और ममालिक ने उनसे रिक्वेस्ट की है। उनकी ईरान के साथ बातचीत जो है वो बड़ी एडवांस हो रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी उनका एक एग्रीमेंट जो है वो इस हवाले से हो जाए। तो सबसे पहले तो जितने पाकिस्तानी हैं, आप जहाँ कहीं हैं, पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, पंजाब में, केपी, बलोचिस्तान, जहाँ कहीं आज़ाद कश्मीर में है, कोई सूबा रह तो नहीं गया, गिलगित बल्तिस्तान में है, सिंध में है, आप सबको बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि दुनिया की जो सलामती है, पूरी दुनिया को बार बार पाकिस्तान बचा रहा है। चौथी दफ़ा है कि ईरान को, दुनिया को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने बचा लिया है। बिल्कुल उस बैल की तरह जो हम बचपन में सुनते थे कि हिंदू मिथोलॉजी है कि एक बैल ने अपने सर के ऊपर दुनिया को उठाया और ज़लज़ला उस वक्त आता है जब उसके एक सींग से दूसरे सींग पे जो है वो दुनिया जो है वो शिफ्ट होती है। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये बात नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने अपना जो ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम था उसे आबनाए हुर्मुज़ में सस्पेंड कर दिया है। अब से 2 घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिसका डिस्क्लोजर अभी हुआ है एक स्कूप की फॉर्म में, लेकिन मैं उस इन्फॉर्मेशन को भी विदहोल्ड कर रहा हूँ। मैं उस इन्फॉर्मेशन को इसलिए विदहोल्ड कर रहा हूँ, एक तो आप में से बहुत से लोग हैं वो 14 मिनट वाले वीलॉग वाले, उनको तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तो फौरी तौर पे आगे देखना बंद कर दें, बिकॉज आपके लिए ये चैनल बना ही नहीं है। 14 से 18 मिनट वाले बहुत से हैं वीलॉग, आप वो देखा करें, ये आपके लिए नहीं बना। ये जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हुई है, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ये मैं यहाँ इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि मुझे पहले इसका बिल्डअप आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इस डेवलपमेंट तक चीज़ें जो हैं वो पहुँची कैसे हैं। अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे पहले ये है कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपना ये ऐलान उन्होंने कर दिया, तो उससे चंद घंटे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक बहुत ही उदासी के साथ एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ईरान दुनिया के साथ जो कुछ कर रहा है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। अब कैसे सारी दुनिया का मैरी टाइम ट्रेड, दुनिया की ट्रेड और सारी चीज़ें रोक सकते हैं? हमारा इतना वहाँ पे ट्रेड नहीं गुजरता, लेकिन हम दुनिया की खातिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको ट्रेड को यहाँ से खोलना होगा। दुनिया को चाहिए कि दुनिया हमारी मदद करे, दुनिया ऐसे कैसे चल सकती है? ये अमेरिका का सदर, अमेरिका के सेक्रेटरी यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कह रहे हैं, उस मुल्क के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कह रहे हैं जिन्होंने इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑल लॉ एक मुल्क के ऊपर हमला करके इन दोनों मुल्कों ने मिलकर 21,500 हमले किए, उस मुल्क की टॉप लीडरशिप को मार दिया ईरान की, उसका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, डिपोज, पता नहीं क्या कुछ उसका डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसमें से 1%, आधा फीसद, 0.1% भी किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं हो सकता। उस मुल्क का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा, दुनिया के सामने खड़े होकर दुनिया से ये अपील कर रहा है, मकाम इबरत है, दुनिया से ये अपील कर रहा है कि दुनिया जो है वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और किसी तरह से मैरीटाइम ट्रेड जो है वहाँ से खोल दे। एक तो ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक देखें, इसे एब्जॉर्ब करें अमेरिका की बेबसी इस स्टेज के ऊपर। दूसरी जो चीज़ है वो देखें कि पीट हेग्सेथ, जिनकी एरोगेंस से अमेरिका परेशान है, सेक्रेटरी वॉर जो हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन फ्रीडम जो है, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ये कोई हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, ये बिल्कुल एक टेम्प्रेरी सा है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी फाइटिंग इनिशिएट नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस के ऊपर ये कर रहे हैं। मैंने जब सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की मतलब ये इस आवाज़ में और इस तरह से मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे खौफ सा आने लग गया कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब ये किस तरह से हो रहा है। अब इसके अलावा 3 और डेवलपमेंट्स ऐसी हैं
गुज़िश्ता चंद दिनों की, ये गुज़िश्ता 24 घंटे की। पहले तो यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पिछले 24 घंटे में मंडे और ट्यूसडे को इतनी दुहाई दी है, इतनी दुहाई दी उन्होंने अमेरिका के अंदर, इतनी दुहाई उन्होंने दी है कि शायद कभी किसी ने वाशिंगटन में इतनी दुहाई दी ही नहीं होगी। और उनकी दुहाई मसलसल यह है कि मार डाला, मार डाला, मार डाला, हमें इन्होंने मार डाला, मार डाला, हमें कोई बचा नहीं रहा। हालांकि अपेरेंटली एक ड्रोन जो है वो उसने फुजेरा की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उसको हिट किया। अब खुद कहते हैं कि 4 हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स आए, 3 हमने मार गिराए, 1 समंदर में गिर गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर इतना रोना किस चीज़ का। बहरहाल वो मंडे को भी रोते रहे और ट्यूसडे को भी वो कहते रहे कि नामालूम डायरेक्शन से हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स भी आ रहे हैं, हमारे ऊपर ड्रोन्स भी आ रहे हैं, हमें कोई बचा नहीं रहा और हम हर किस्म का अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है वो रखते हैं। अपेरेंटली मुत्तहिदा अरब इमारात की ये जो दुहाई है इससे, और जो जहाज़ कोई मूव ही नहीं हुआ, मंडे को 2 जहाज़ मूव हुए बहरा हरमुज़ में जो दोनों अमेरिकन फ्लैग कैरियर से, उसके अलावा कोई 2.5 यानी तीसरा जहाज़ ऐसा नहीं था ऊपर। यानी 850 जहाज़ जो हैं नॉर्थ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद फंसे हुए हैं और भूखे प्यासे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो उस नैरो पॉइंट की तरफ आए, इस उम्मीद के ऊपर कि अमेरिका अपनी एक डिजिटल उनको एक ऊपर से उनको एक अम्ब्रेला दे रहा है प्रोटेक्शन की। किसी ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। सो 48 घंटे के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि आप एक लोगों को एतमाद दिला सकते हैं कंटेनर्स को, जहाज़ों को, ये चीज़ बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही। ये 2 डेवलपमेंट्स हो गई, एक मुत्तहिदा अरब अमारात की हो गई, दूसरी जहाज़ों की हो गई। अब तीसरी जो चीज़ देखें वो ये है कि इसी 24 घंटे के अंदर आपने देखा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, अचानक खबर आई, पहले खबर ही नहीं थी, अचानक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर अब्बास अराग़ची, उनकी खबर आती है कि वो चीन पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कि उस खबर को आप ठीक तरह से एब्जॉर्ब करें, उनकी तस्वीर, उनकी फुटेज आ जाती है कि वो चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है उनके साथ वहाँ हैं और कहते हैं बड़ी उनकी डिटेल बातचीत हुई। किसी ने अक्सर तो हमें अंदर का तो हाल नहीं बताया कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन ईरान का जो प्रेस टेलीविज़न है उसने ये क्लेम किया कि चीन की जो पोजीशन है वांग यी की वो ये है कि फौरी तौर पे तमाम हॉस्टिलिटीज़, हर किस्म के ब्लॉकेट्स ख़त्म होने चाहिए, कंप्लीट मुकम्मल यहाँ पे सीज़ फायर होना चाहिए, मैरीटाइम ट्रेड जो है वो रेस्टोर होना चाहिए। अब ज़हन में रखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन भी अमेरिका और बहरीन सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह ने मूव की भी है। और ज़ाहिर है कि ईरान को उसका भी बहुत ज़्यादा धड़का है। मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको कहा था कि इसका एंड रिजल्ट यही निकल सकता है कि दोनों साइड से अगर इसकी ब्लॉकेट ख़त्म हो सकते हैं, अमेरिका अपना ब्लॉकेट ख़त्म करे, चीन ये कहेगा, रूस ये कहेगा, ईरान को कहेगा अपना ब्लॉकेट ख़त्म करे, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या होगा, ईरान के पैसों का क्या होगा, रिकन्स्ट्रक्शन का क्या होगा, वॉर रेपरेशंस का क्या होगा। ये एक मसला जो है ये मेरे जहन में था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। लेकिन अभी आप देखें तो सही हुआ क्या। तीसरी जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है जो सैटरडे को हुई है लेकिन उसका बिल्डअप हो रहा था, और वही हुई कि जो बड़ी इनकरेजिंग हुई, जिसको ईरान के साथ जोड़ के अगर आप देखें कि उसकी अहमियत फिर समझ आती। हफ्ते के दिन चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये ऐलान किया कि कोई भी चीनी ऑयल रिफाइनरी कंपनी, जो 5 टी पॉट रिफाइनरीज थी जिनको अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, इन्हें कहा था कि ईरान से धड़ाधड़ तेल खरीद रहे हैं, ये टेररिज्म का हिस्सा है, वो मैंने आपको बताया था। चीन ने कहा कि नथिंग डूइंग। चीन ने अपना एक मार्चिंग ऑर्डर दूसरी तरफ से इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी अगर अमेरिकन सैंक्शंस के जद में आएगी या अमेरिकन सैंक्शंस को एक्सेप्ट करेगी तो फिर चीन ने अपना 2021 का ब्लॉकिंग लॉ जो है उसे उन्होंने इन्वोक कर दिया। ब्लॉकिंग लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो दूसरी एक्सटर्नल कंट्री की सैंक्शंस को एक्सेप्ट करती है और वो चाइना के अंदर बिजनेस करती है तो फिर उसके ऊपर भी काउंटर वेलिंग सैंक्शंस या काउंटर सैंक्शंस या ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं वो उसके ऊपर लग सकती हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट किसी के पास नहीं है दुनिया में, मतलब क्योंकि दुनिया की कोई भी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है। यूरोपियंस ने हिम्मत नहीं की, वैसे उनकी इकॉनमी तो बहुत बड़ी अगर वो टुगेदर हो, लेकिन अकेले कोई इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, न चीन की, न जर्मनी की, न फ्रांस की, न बरतानिया की, न ऑस्ट्रेलिया की, न न्यूजीलैंड की, न जापान की, न हिंदुस्तान की, किसी की भी तनहा इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो अमेरिका की सैंक्शंस के मुकाबले में अमेरिकन कंपनीज़ को ये थ्रेटन करें कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और ये सैंक्शंस का जो एक लामतनाही सिलसिला है, इसकी जो लीगल जो सेंस है, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, मतलब लॉ ऑफ रेगुलेशन मेरा सब्जेक्ट था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो जो इसका जो पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ये है कि अगर चीन सैंक्शंस लगाने पे आ जाए, और चीन ने किया नहीं इससे पहले, तो फिर एप्पल भी नहीं बचेगा, फिर टेस्ला भी नहीं बचेगा, फिर अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हर कंपनी के कहीं ना कहीं डांडे किसी न किसी चीज़ से मिलते होते हैं। फिर ये बात सिर्फ तेल की रिफाइनरीज या ऑयल कंपनीज तक नहीं रहती। तो चीन ने कहा कि हमारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे इस इशू के ऊपर, तो फिर कोई अमेरिकन कंपनी भी नहीं बचेगी। 2021 का ब्लॉकिंग लॉ जो है वो हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हुई
اور اس کے بعد اب سے 2 گھنٹے پہلے ایک ایسی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے لیے یہ میں نے سارا بلڈ اپ کیا ہے اور وہ میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس ڈیولپمنٹ کے دکھانے سے پہلے البتہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں. کہاں چلی گئی وہ میری دوسری چیز؟ اللہ معاف کرے، یہ ہے میرا خیال ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں زائنزم کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، پیچھے ان کے سارے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین کا پورا شیپ ہیں، بکریاں میگا کی، وہ سب ان کے پیچھے ہیں. ابھی پھر آئے گا، پھر دیکھیں اس کو. یہ اس جنگ کے بارے میں امریکہ کی انٹیلیجنسیا کی اگر کوئی فیلنگ ہے کہ یہ امریکہ کو اسرائیل نے اور زائنس نے اس منحوس جنگ میں پھنسا دیا ہے جس کا ہمارے سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اور ہم صرف ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ وہ اس کے بارے میں. اب چلیں یہ تو ہو گیا، چلیں شغل میلہ. اب آئیں اس چیز کے اوپر جو دھماکہ ہوا. یہ دھماکہ ایکسکیوز کا ہوا ہے. یہ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے 2 گھنٹے پہلے ایکسکلوسو US and Iran closing in on one-page memo to end the war official سے. یہ دھماکہ ہے، دھماکہ ہے خوفناک قسم کا. بگ پکچر یہ دھماکہ یہ کہتا ہے کہ ایک پیج کے میمورنڈم پہ دونوں سائڈز کا، امریکہ کا اور ایران کا ایک اتفاق بائی اینڈ لارج ہو چکا ہے جس میں ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوئی ہیں. اب اس بیچارے پاکستان کا، کہیں پیارے پاکستان کا اس میں ذکر کر ہی نہیں رہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہماری بات چیت جو ہے وہ ہو رہی تھی. اور اس میں یہ میں نے جو یلو میں کیا ہوا ہے، the United States expects Iranian responses on several key points in the next 48 hours. Nothing has been agreed yet, but the sources said this was the closest the parties had been to an agreement since the war began. اور اگر ہاں اب یہ ہے کیا، دیکھیں اس میں یہ اسے کہتے ہیں، یہ کیٹیکلزمک ہے، یہ زلزلہ ہے. Among other provisions, the deal would involve Iran committing to a moratorium on nuclear enrichment, the United States agreeing to lift its sanctions and release billions in frozen Iranian funds, and both sides lifting restrictions around transit through the Strait of Hormuz. ذرا دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. دونوں سائڈز نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو بلاکیڈ رکھا ہوا ہے، ایران نے، امریکہ نے، دونوں سے ختم کریں گے. امریکہ ایران کے جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہیں، ایٹ لیسٹ $27 بلین ٹو بگن ود، وہ ریلیز کرے گا. اور ایران جو ہے وہ کمٹ کرے گا کہ وہ اپنی نیوکلیئر انرچمنٹ پہ ایک موریٹوریم رکھتا ہے، جس کی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 سال رکھتا ہے، 10 سال رکھتا ہے، 12. یاد کریں آپ کو میں کیا کہتا رہا کہ جو فائنل ڈیل ہوتی ہے اس کی یہ شکل ہونی ہے. نہ اس میں میزائلز کا کوئی ذکر ہوگا، نہ اس کے اندر ہوتیز کا کوئی ذکر ہے، نہ حزب اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر جو ہے ڈرونز کا کوئی ذکر ہے. اس میں صرف اور صرف ساری کی ساری نیوکلیئر انرچمنٹ کے اوپر اور نیوکلیئر ویپن کے اوپر جو کہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی بہت سی چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں. یہ آپ کو پاکستان میں یہ ایکسکیوز اویلیبل ہے، یہ اس کو آپ خود بھی جو ہے گوگل کریں اور اس کو آپ پڑھیں. یہ میں نے آپ کو دکھا دی. اب اس کے آپریٹو پیراگراف کو دیکھیں بیہائنڈ دا سینز میں. The one-page, 14-point memorandum of understanding (MOU) is being negotiated between Trump's envoys Steve Witkoff and Jared Kushner and several Iranian officials, both directly and through the mediators. یعنی ڈائریکٹ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور میڈیٹرز کے تھرو بھی ہو رہی ہے. اینڈ میڈیٹرز میں آف کورس اس میں پاکستانی ملٹری جو ہے ان کی میڈیٹر ہے. In its current form, the MOU would declare an end to the war in the region and the start of a 30-day period of negotiations on a detailed agreement to open the strait, limit Iran's nuclear program and lift UN sanctions. اب میں اس کو ٹرانسلیشن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے ان میں سے آپ میں سے 99.99% کو اتنی انگریزی آتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. These negotiations could happen in Islamabad or Geneva, the two sources said. یہ پازیٹیو چیز ہے، اللہ کرے اسلام آباد میں ہی ہوئی. Iran's restrictions on shipping through the strait and the US naval blockade would be gradually lifted during the 30-day period according to a US official. 30 دنوں کے اندر دونوں اپنے بلاکیڈز کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ختم کر دیں گے. درمیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دیٹ از نان سینس. اب جنگ بہت کم چانس ہے اس کے ہو سکتی. زوم ان. The duration of the moratorium on uranium enrichment، یہ ہے اصل بات، is being actively negotiated کہ کتنی دیر تک ایران اپنی یورینیم انرچمنٹ کے اوپر موریٹوریم مینٹین کرے گا. with 3 sources saying it would be at least 12 years. میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ اگر 5 سال ایران کہہ رہا ہے، 20 سال امریکہ کہہ رہا ہے، تو یہ 15 نہیں تو 12 نہیں تو 12.5 10. یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں، میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے. ابھی اس میں میرے نجومی کے پیسے جو ہیں وہ پورے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کنسلٹنسی کھول لوں واشنگٹن کے اندر کم از کم کسی تھنگ. Anyway, it would be at least 12 years. And one putting 15 as a likely landing spot. Iran proposed a 5-year moratorium on enrichment and the US demanded 20. یہ 15 یا 12 کے اوپر جا کے چیز جو ہے اس میں سیٹل ہو جائے گی. Iran would commit in the MOU to never seek a nuclear weapon or conduct weaponization related activities. ایرانی اندر سے کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ، ہم نے بنانا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بنانے دینا نہیں تھا. میں نے آپ کو 10 دفعہ بتایا کہ یہ ڈیل کا مین پوائنٹ ہوگا. Iran would also commit to an enhanced inspection regime including snap inspections by UN inspectors according to the US official. میں نے آپ کو درجن دفعہ کہا کہ یہ بھی ایک ڈیل کی چیز ہوگی کہ IEA نے صبح شام آئے، IEA یونائٹڈ نیشن آئے، انسپیکٹ کر لے، ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. The US would commit as part of the MOU
to a gradual lifting of the sanctions imposed on Iran and the gradual release of billions of dollars in Iranian funds that are frozen around the world. अब इसमें ज़ोर से देखें, gradual lifting of the sanction imposed on Iran. ये आसान काम नहीं है, because उसको कांग्रेस की रटिफिकेशन चाहिए होगी. ज़ायनिस्ट इसके लिए बहुत लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के सदर ने एक माइंड बना लिया है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है. यहाँ मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और मैं आपके साथ इसकी कंक्लूजन की मैं बात ख़त्म करता हूँ. देखिए, इस स्टेज के ऊपर, वैसे इस स्टोरी के अंदर ये बाराक रावत की स्टोरी है. मैं वैसे ढूंढ रहा हूँ कि बाराक रावत के साथ एक डिस्कशन की जाए, पहले उसके साथ कॉफ़ी पी जाए DC में, और वैसे वो होता तो इसराइल में, लेकिन वो यहाँ पे आता होगा, मैंने उसका कोई कॉन्टैक्ट निकाला है, तो बाराक रावत के साथ एक डिस्कशन की जाए एज एन इनसाइडर टू द वाशिंगटन सारी डेवलपमेंट्स में. लेकिन इसमें बाराक रावत ने बार बार ये लिखा है कि सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो दोबारा जंग हो सकती है. लेकिन मैंने भी आपको ये एक छोटी सी वीडियो दिखाई है जिसमें बकरियां सारी पहाड़ी से गिरती चली जा रही हैं. अमेरिका के अंदर इंटेलिजेंसिया की ये फीलिंग है. अभी मेरे सामने आर्टिकल नहीं है, मैं आपको दिखाता. मैं फॉरेन पॉलिसी में एक प्रोफेसर, मेरा ख्याल है लिंच, प्रोफेसर मार्क लिंच हैं, मैं उनका एक एनालिसिस पढ़ रहा था. उन्होंने लिखा कि जहाँ शायद 10-15-20% आवाम जो है अमेरिका की, वो इस जंग को सपोर्ट करती हो, लेकिन एकेडेमिया में लेस देन 5% ने, यानी अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, अमेरिका के जो थ्योरिस्ट हैं, अमेरिका के जो इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट हैं, उनमें से लेस देन 5% ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से इस जंग को रैशनल समझा. और इसका बड़ा वजन है इस वक्त वाशिंगटन के ऊपर. तो यहाँ पर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, जो ट्रीटा पारसी ने कहा था कि यानी मिलिट्री पावर एग्जिस्ट करती है, इसमें किसी को एक रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए. अमेरिका की सारी मिलिट्री पावर वहीं पर इंटैक्ट है, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोई पॉलिटिकल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को. सो अब ये कॉन्फ्लिक्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा. नेगोशिएशन में थ्रेट्स लगती रहेंगी और इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, अनलेस के ज़ायनिस्ट या इजराइली कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे निकालें जो हम स्टेज के ऊपर तवक्को नहीं कर सकते. लेकिन चांस उसका जो है वो बड़ा कम है. तो ये एक डायरेक्शन सेट हो गई है इन दोनों के दरमियान में. ईरान ये गारंटी कर देगा कि वो कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा. ईरान कह देगा कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट हम नहीं करेंगे, ज़ीरो एनरिचमेंट करेंगे 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 12.5 साल के लिए. वो ये कहेंगे कि आप जितनी इंस्पेक्शन चाहे IAEA कर ले, हम वेलकम करते हैं, यूनाइटेड नेशन इंस्पेक्शन कर ले. वो ये भी मान जाएंगे कि हमारा जो एनरिच 20% 60% पड़ा हुआ है 960 पाउंड्स का, वो रशिया के नहीं तो वो अमेरिका के हवाले करने को तैयार हो जाएंगे. वो वाया पाकिस्तान उसको अमेरिका के हवाले करने को तैयार हो जाएंगे. इन रिटर्न उनको जो चीज़ चाहिए, उनको फौरी तौर पे वो $27 बिलियन जो अमेरिका ने रोक के रखे हैं वो चाहिए. उनको कुछ और रिलीफ चाहिए होगी कि हमें प्राइमरी सैंक्शन से, सेकेंडरी सैंक्शन से हमें रिलीफ मिले. और अगर उनको सिर्फ इतनी ही रिलीफ मिल जाए कि वो अपने तेल को बैनुल-अक़वामी मंडियों की नॉर्मल रेट्स के ऊपर, यानी अगर मार्केट में $80 का रेट है इस वक्त, तो 108 पे आ गया, तो अगर वो 110 है, 108 है या 100 है, अगर वो उसको उस रेट में भी बेच सकें तो ईरान की हालात जो हैं वो बदलने लग जाएंगे. तो ये है, और हमारे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है. अगर ईरान के ऊपर से प्राइमरी सैंक्शंस हटती हैं तो इंडिया पाकिस्तान पाइपलाइन जो है, ईरान पाइपलाइन जो है, वो ऑपरेशनल हो सकती है. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हमारे पास मुनासिब कॉस्ट के ऊपर एनर्जी नहीं है. अगर हमारे पास ईरानी तेल हो, हमारे पास ईरानी गैस हो, हमारे पास ईरान की ट्रेड मार्केट हो, तो पाकिस्तान के दिन जो है वो बहुत बदल सकते हैं. अच्छा, अब ये तो बात होगी ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान सारी चीज़ की, और इसको ज़ाहिर है कि अगले चंद घंटों में हम, और अगले घंटों में करते रहेंगे इसका हम जिक्र. अब 2 चीज़ें जो हैं वो और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्विकली. एक तो, बल्कि एक ही अगर मैं कर लूँ तो बड़ी बात है, दूसरी फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मैं बाद में बात करूँगा. अभी आपने देखा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे जाते हैं, फिर 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे जाते हैं. कैसे प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन हो रही है 2 ऐसी पावर्स और ममालिक के दरमियान में जिन्होंने एक दूसरे को मारा है. बेसिकली अमेरिका ने मारा है, इजराइल ने मारा है, और ईरान ने जब आपने GCC को मारा है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, और पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट्स को, और एनर्जी मार्केट को, फर्टिलाइजर मार्केट को, फूड मार्केट को ईरान ने होस्टेज बनाया. लेकिन वो नेगोशिएशन कर रहे हैं आपस में चीज़ों को सेटल करने के लिए, और अगर ये नेगोशिएशन हो जाती है तो चीज़ें उनके लिए, दुनिया के लिए, खित्ते के लिए एक बेहतरी की तरफ जा सकती हैं. अब आप अगले कुछ घंटों में 7 मई का आगाज़ होने वाला है. अब आप देखेंगे 7 से लेकर 10 मई की जो 4 दिन है, 7, 8, 9, 10, इसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम मीडिया के लोग, एनालिस्ट, हुकूमत के वज़ीर, ये सारे के सारे स्कूल के छोटे जो 5-5 साल के बच्चे होते हैं, उनकी जहनी कैफियत के अंदर चले जाएंगे. ये दोनों एक दूसरे मुल्क जो हैं, बचगाना मुल्क जो हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ फजूल बकवास करेंगे. मतलब अभी वो ख्वाजा आसिफ ने उसका जिक्र शुरू कर दिया है. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो डॉन की हेडलाइन है कि अगली दफ़ा अगर हमारी हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम बड़ा सख्त मारेंगे. पहले हमने नहीं सख्त मारा, अभी आगे हम बड़ा सख्त मारेंगे, और हम तो हिंदुस्तान को हमसे बच के रहना चाहिए.
البتہ ڈان میں ایک بڑا سوبر انالیسس چھپا ہے ود دی ہیلپ آف امریکن تھنک ٹینکس اینڈ پبلیکیشن، جو یہ کہتا ہے کہ امریکن جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک اگلی جنگ بھی لائکلی ہے، بیکاز دونوں ممالک نے جو جنگ ان کی 4 دن کی اسکرمشز ہوئی ہیں اس سے انہوں نے غلط اندازے لگا لیے ہیں، چونکہ وہ ان کی گراؤنڈ بیٹل نہیں تھی، اس میں کوئی بہت بڑی تعداد میں ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے نہیں ہوا، وہ پروٹریکٹڈ نہیں تھی، ان کی پاپولیشن اس میں نہیں مری ہے، تو دونوں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ڈیپ سٹرائکس کی ہیں، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس بڑی زبردست ہے، ہمارے پاس ویپن بڑے اچھے ہیں، ہماری انٹیگریشن بہت زبردست ہے، کوگنیسنس بہت اچھی ہے ہماری، تو ہم ہندوستان کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیپتھ بہت کم ہے، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے ایک اور بڑی خطرناک جنگ کی، یہ پریڈکشنز ہیں۔ اور اگر یہ جنگ ہو گئی تو اب آپ نے دیکھا کہ جب ایک دفعہ جنگ چھڑ جاتی ہے، حالانکہ ایران کے پاس کوئی ایسے ویپن نہیں تھے جیسے کہ امریکہ کے پاس تھے، ہندوستان پاکستان میں کانٹے کا میچ ہے دونوں کا آپس میں، اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ ان کے درمیان میں کوئی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے تو اکارڈنگ ٹو اینالسٹ یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوگی جسے روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ لاسٹ ٹائم ہندوستان جو ہے وہ تھریٹ میں آ گیا، انہوں نے پریشر لے لیا نریندر مودی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ ان کی ٹریڈ ڈیل تھی جو جب کہ کانفلکٹ ہوا وہ 7-10 مئی کی بات ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جنوری کی 22 تاریخ کو ہی امریکہ میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بلایا گیا تھا اور ان کو باقاعدہ بڑا سخت طریقے سے کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ ٹریڈ ایشوز اپنے جو ہیں جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سٹیج پہ تو وہ ایک پریشر میں آ گئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فیوچر میں ایسا جو ہے وہ ہو سکے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے جبکہ پاکستان کے پاس گڈ ول ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکن ایڈمنسٹریشن کی، جو ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی۔ ہندوستان کے جو اسٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں، تامل ناڈو کے، ویسٹ بنگال کے، آسام کے، پڈوچیری کے، ان سب سے ایک چیز پتہ چلی آپ کو کیرالہ کے کہ بی جے پی نے اپنی پوزیشن اور نریندر مودی نے ہندوستان کی پالیٹکس میں اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2028 کے یا 2029 کے جو الیکشنز ہوں گے اس میں بھی ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی اور وہ ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئر ہوں گے، اگر موسٹ ڈومیننٹ پولیٹیکل پلیئر نہ بھی ہوئے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ وہ اس کے غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے۔ یہ اگلے ایک سال ہے پاکستان کے پاس، جنرل عاصم منیر کے پاس، کہ انہیں امریکہ کے گڈ آفیسز کو یوز کر کے، سعودی عرب کے گڈ آفیسز کو یوز کر کے ہندوستان کے ساتھ بیہائنڈ دا سین جسے کہتے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی اوپن کرنی چاہیے، جس میں ان کو امریکہ کو یہ باور کرنا چاہیے یا سعودی عربیہ کو باور کروا دینا چاہیے کہ ہم سنسیئرلی تمام ایشوز کے اوپر چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان پہ بات کریں گے، ہم کشمیر پہ بات کریں گے، ہم پانی پہ بات کریں گے، ہم ٹریڈ پہ بات کریں گے، اور دونوں سائڈ کے بس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے دوسرے کو دینے کے لیے۔ ہندوستان پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہے۔ ہندوستان پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بنیادی طور پہ ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، بہتر تعلقات ہیں، ریلیشن شپ ہے بٹوین دا پیپل، اور جوائنٹ کمیشنز بن سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جس طرح سے پانی کا انڈس واٹر کمیشن تھا، اسی طرح سے انوائرمنٹ کا کمیشن بن سکتا ہے، ایجوکیشن کمیشن بن سکتا ہے، جو دونوں ملکوں میں دیکھے کہ کہیں دونوں ملکوں کا جو یہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہم جو بھی اسٹڈی سے کریکلم ہوتا ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت تو نہیں پیدا کی جاتی، ریلیجس ہیٹریڈ تو نہیں پیدا کی جاتی، اور بڑی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے بجائے اس کے کہ اس قسم کی فضول سٹیٹمنٹس ایشو کی جائیں جو خواجہ آصف نے دی۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ ہندوستان کے اینکرز، منسٹرز بھی اگلے 4 دن اسی قسم کی بکواس کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے اس جنگ سے، اور ابھی اس جنگ کے کانسیکوینسز جو ہیں، اسٹریٹجک کانسیکوینسز اور اس کے اکنامک کانسیکوینسز جو ہیں، انہوں نے انفولڈ کرنا ہے۔ جو ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ ہے، اس سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں جی سی سی ان تمام چیزوں پہ۔ بہرحال یہ میری ایک، چونکہ ہوں مطلب اتنا تو آپ مان سکتے ہیں 5-10% کہ میں ایک چھوٹا سا نجومی ضرور ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا۔ مجھے ہندوستان پاکستان کے جو رویے اور ایٹیٹیوڈز ہیں بچگانہ ترین ہیں ایک دوسرے کی طرف، وہ خوفناک نظر آتے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کا پروپیگنڈا یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ ابھی تک چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔